नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री राजेश कोगना जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने राजेश मुझे। जी लेक्स लोकम नाम के प्रतिष्ठित लॉ फर्म के फाउंडर हैं, प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं और भारत सरकार के कई मंत्रालयों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी रिप्रेजेंट करते हैं अदालतों में। और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं आपातकाल के अंदर जुडिशरी का क्या रोल रहा। और इसके ऊपर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इससे पिछले अंक में हमने कोर्ट रूम में जो ड्रामा हुआ था उसकी चर्चा की थी। पत्रकारिता की भाषा में उसे ड्रामा ही कहा जाता है, वैसे कोर्ट प्रोसीडिंग कहा जाता है। तो हमें काफी अच्छा रिस्पांस उस एपिसोड का आया और लोगों का आग्रह था कि अ, आगे थोड़ा हम इस पे चर्चा करें कि जुडिशरी में क्या हुआ, क्योंकि राजनीति में क्या हुआ, लोग जेल में गए आपातकाल में, तो इस सब विषयों पे तो चर्चा होती रहती है, लेकिन जुडिशरी में क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, इसको हम अलग अलग अंकों में चर्चा करेंगे। आज जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने, उन्होंने इंदिरा गांधी का 1971 में रायबरेली से लड़ा गया चुनाव रद्द कर दिया। इसकी याचिका उनके जो अ, विरोधी थे उस समय, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, श्री राजनारायण, उन्होंने दी थी। और उसके साथ ही 6 साल के लिए डिबार कर दिया इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से, जिससे कि एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहती थी। और उसके बाद फिर 24 जून को एक महत्वपूर्ण घटना हुई सुप्रीम कोर्ट में। इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी 24 जून को 1975 को, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। राजेश जी से भी जानेंगे कि क्या डिसीजन आया, उसके क्या रिपरकशन थे। लेकिन 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को इमरजेंसी लागू कर दी गई। यानी कि जिस दिन डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया उसके बाद ये लागू कर दी गई। उसके बाद आपातकाल जो है जब चला, तो उस समय भी कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं जुडिशरी में हुई, क्योंकि लोगों ने याचिकाएं भी दायर की। फंडामेंटल राइट्स को, यानी हमारे मौलिक अधिकारों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। और इसको लेकर भी चर्चा हुई। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है चर्चा। तो राजेश जी, सबसे पहले 12 जून के बारे में हमने पिछले अंक में बात की थी। आज बात की शुरुआत करेंगे 24 जून 1975 को। 24 जून 1975 को क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? जैसे पिछली बार हमने बताया था कि 12 जून को फैसला आ गया जिसमें उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त किया जाता है और इंदिरा गांधी जी को आने वाले 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने का को भी मना कर दिया गया। अब इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त का मतलब है कि प्रधानमंत्री जो चुना गया था वो वर्चुअली हट गया। तो देश प्रधानमंत्री विहीन हो गया, और कभी होता नहीं है ना, प्रधानमंत्री विहीन नहीं हो सकता कभी भी। एक वैक्यूम नहीं आ सकता। किसी भी स्टेट के अंदर ये वैक्यूम थोड़ा खतरनाक होता है। तो अब क्या था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी जून की। जून, अभी भी हम जून में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 1.5 महीना बंद रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी। और इसी इसी वक्त फैसला आया, और उस वक्त फिर मैटर लिस्ट होने में टाइम लगा, और मैटर उसके बाद 24 तारीख को कोर्ट में लिस्ट लिस्ट हो गया जस्टिस अय्यर के सामने। और उस वक्त काफी बहस हुई। उन्होंने इसी बात को लिखा कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि देश प्रधानमंत्री विहीन हो जाए, और अगर इलेक्शन सेटिसाइड हो गया तो फिर मेंबरशिप भी खत्म हो गई। मेंबरशिप खत्म हो गई तो फिर लीडरलेस होगी फिर। तो उन्होंने इस बात को बताया कि ये बड़ी यूनिक सी पोजीशन हो गई है, और काफी देर बहस चलती रही। और उसके बाद फैसला आया उसका, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया। वो कह रहे थे कि आप पूरे इस ऑर्डर है जो रिट कोर्ट का, इलेक्शन कोर्ट का, उसको पूरे ऑर्डर को स्टे किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने बोला कि पूरे ऑर्डर को स्टे नहीं करेंगे। हम श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहने की अनुमति देते हैं, लेकिन वो किसी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का वो सैलरी ड्रॉ कर पाएंगे जो भी उनको मिलते हैं चीजों। तो प्रधानमंत्री वो रहेंगी, लेकिन वोटिंग नहीं कर पाएंगे। वोटिंग कब, मतलब जब कुछ होगा, बिल आएगा, तो वो सारी बातें थी। ये उन्होंने ऑर्डर पास कर मतलब दिया। संसद के अंदर वो अपना मत का हाँ प्रयोग नहीं कर पाएंगे बतौर सांसद। हाँ हाँ हाँ, प्रधानमंत्री रहेंगी। अब इसका लोगों ने काफी फायदा उठाया। तो कल ही जैसे एक कार्यक्रम में मैं था, तो उस कार्यक्रम के अंदर बताया गया कि 24 तारीख को जैसे ये फैसला आया, तो 24 तारीख का जो है, या 25 के सुबह सुबह
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक रेजोल्यूशन था जिसमें उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को सभी प्रकार के प्रधानमंत्री के अधिकार वापस दे दिए हैं और वो सब कुछ कर सकती हैं और उनके सारे फैसले लेने का उनको अधिकार है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस रिपोर्ट 25 तारीख को सर्कुलेशन में आ गई सब जगह पर। तो एक तरह से माहौल बन गया कि मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिश भी लगाई थी उस बंदिश को भी हटाने का माहौल पूरा का पूरा बन चुका था। ठीक है। अब क्या होता है कि बोला ये कि देर इज नो बार ऑन हर एग्जीक्यूटिव रोल। बेसिकली जिसको कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बोलते हैं कि जब आपको हाई कोर्ट ने बोला कि आप नहीं रहोगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप प्रधानमंत्री तो रह सकते हो और कुछ नहीं करोगे, तो उन्होंने उसको ऐसे सुना कि प्रधानमंत्री रह सकते हो तो इसका मतलब उसकी एग्जीक्यूटिव रोल के सारे काम कर सकती है, केवल चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो एग्जीक्यूटिव रोल में सारे चुनाव ले सकते हैं तो इसका मतलब पार्लियामेंट का सेशन भी बुला सकते हैं। पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पेश कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पेश कर सकते हैं तो जो भी कुछ हो सकता है वो उसको कर सकते हैं। इस प्रकार का एक माहौल बनना शुरू हो गया। और जैसे हमने बताया था कि 24 तारीख को ये फैसला आया था और 24 और 25 की जो रात्रि थी जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं कि काली रात थी या जो भी कुछ था, उस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। तब तक इमरजेंसी जो थी वो काफी लगी नहीं थी 25 और 26 की रात्रि को। 25 और 26 की रात को तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब कि प्रेस पे सेंसरशिप, अपोजिशन के लीडर का अरेस्ट, सामाजिक कार्यकर्ताओं का अरेस्ट, टीचर्स का अरेस्ट, जो साहित्यकार थे उनका अरेस्ट, एक बहुत ही खतरनाक डर का माहौल पूरे देश में बन गया जिसके अंदर हर व्यक्ति जो सोच सकता था या अपनी बात रख सकता था या विरोध कर सकता था उनको उठा लिया गया। और कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया इसके पहले फेज के अंदर। और जिसमें लीडर ऑफ जैसे कि अडवाणी जी वगैरह सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे वो तब शायद बैंगलोर में थे और बैंगलोर से उनको अरेस्ट कर लाल लिया गया। कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ बैंगलोर गए हुए थे। उनको जानकारी नहीं थी कि इमरजेंसी लग गई है, तो उसी वक्त संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको बताया कि इमरजेंसी लग गई है, उनको जानकारी नहीं थी। तो वहीं से उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस केवल वही नहीं मतलब देश भर के अंदर जो समाजवादी लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे, भाजपा के लोग थे और बाकी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे उन सबको जो अरेस्ट उस कर समय भारतीय जनसंघ के नाम से भाजपा जाना जाता। भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था उस वक्त। और उस संघ आरएसएस का की एक बड़ी भूमिका उसमें। हाँ, मैं अभी थोड़ा उसको बताना ही चाह रहा था आपको जी अगर जी, आपके प्लीज तो। बताएं। तो कल मैं उस कार्यक्रम में था जो इमरजेंसी के बारे में किया गया था अंबेडकर भवन में। तो दत्तात्रेय होसबोले जी वहां पर उस कार्यक्रम में थे। तो दत्तात्रेय जी ने बोला कि उस मैं वक्त बस दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, दत्तात्रेय होसबले जी जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हैं। सर कार्यवाह को आप एक तरीके से एग्जीक्यूटिव हेड की तरह या जनरल सेक्रेटरी आप जिसको बोलते हैं एक सामान्य भाषा में, वो हैं। और तो कल उनका दिल्ली के अंबेडकर यानी कि 26 जून को उनका एक कार्यक्रम जो है वो अंबेडकर भवन में था। तो राजेश जी जिस कार्यक्रम का संदर्भ दे रहे हैं वो ये वाला कार्यक्रम। जी राजेश जी। हाँ, तो दत्तात्रेय भोसले जी उस वक्त बेंगलोर प्रांत का शायद एबीवीपी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम देते थे और क्या कर्नाटक के मंत्री थे। तो उन्होंने बताया कि जो श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री वाजपेयी जी दोनों के दोनों तब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और किसी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के अंतर्गत वो बेंगलोर गए हुए थे और बेंगलोर की जो हमारी वो थी आपकी विधानसभा का गेस्ट हाउस वहां पे वो रुके हुए थे। तो तब तक दत्तात्रेय जी को और बाकी साथियों को मालूम चल गया कि भाई इमरजेंसी लग गई है, किसी तरह से जानकारी आई। तो वो उनको बताने के लिए फटाफट वो जो कॉर्पोरेट वो जो हाउस था वहां पे बताने गए। तो उनको जानकारी में था नहीं, ना वाजपेयी जी को ना आडवाणी जी को, कुछ और भी नेता थे उनको भी पता नहीं था। तो दत्तात्रेय जी ने जैसा आप कल बताया कि उन्होंने पहली बार उनकी जानकारी में ये बात लाई, तो इस बात को सुन के वाजपेयी जी काफी रिलैक्स थे। और अडवाणी जी का जैसे मैं दत्ता जी ने जो बोला मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अडवाणी जी ने बोला कि टेस्ट ट्रस्ट को फोन मिलाओ, इसको फोन मिलाओ। तो उन्होंने बोला फोन क्यों मिलाना चाहते हो, तो वो बोले कि मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कंडेम करने के लिए। तो वाजपेयी जी ने बोला आप स्टेटमेंट तो देखो पर वो छापेगा कौन और वो पढ़ेगा कौन, क्योंकि उनको पता नहीं था इमरजेंसी लग गई है। पर उनको ये अंदेशा था कि अगर लग गई है तो फिर सेंसरशिप हो जाएगी, कोई छपेगा ही नहीं चीजें। उसी वक्त वहीं पर ही जो थे उनके साथ एक दूसरे सज्जन भी थे जिन्होंने बोला था कि आई एम ए लॉ मेकर,
आप मुझे वारंट तो दिखाओ, कैसे अरेस्ट कर रहे हो, कैसे मुझे अरेस्ट करो। तो पुलिस ने बोला हमें कोई वारंट वारंट नहीं, हमें तो आपको अरेस्ट करना है। तो दत्तात्रेय जी की आंखों के सामने तीन बड़े नेताओं का, जिसमें कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी भी थे, उन तीनों का अरेस्ट हुआ। और अरेस्ट के बाद उनको वहीं पे जेल में डाल दिया गया। और ये सारे देश में प्रक्रिया शुरू हुई थी। कल पिछली बार हम बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में श्री मलकानी जी वो थे। आर मलकानी जो उस समय मदरलैंड के एडिटर थे। मदरलैंड के एडिटर थे, वो शायद सबसे पहले अरेस्ट हुए। और इस तरह से एक बहुत कैद करने का सिलसिला पूरा चल पड़ा। और सेंसरशिप हो गई सारी प्रेस का, जैसे आपने कल बताया था कि सबके एडिटोरियल, मतलब प्रेस के ऊपर बिजली काट दी गई। उसके बाद एडिटोरियल आए तो काफी लोग बहादुर थे जिन्होंने अपना पहला पेज ब्लैंक ब्लैंक छोड़ा। सेंसरशिप हुआ तो उन्होंने ब्लैंक छोड़ दी, उन्होंने बोला ठीक है हमें छापने नहीं दे रहे। तो एक तरह का विरोध भी सब जगह से हुआ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल विरोध ही नहीं हुआ, एक तरह काफी विरोध भी हुआ। अब कैदों में लोग कैद में चले गए, स्टूडेंट लीडर कैद में चले गए। श्री अरुण जेटली जी के बारे में हम सब जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनको उठा लिया गया था और वो अरेस्ट में हुए। तो सभी लोग, 1 लाख तो बहुत बड़ी संख्या होती है। और उसके बाद जब आंदोलन चला इसके बारे में, तो सुनने में आता है कि 1.25 लाख लोग अंदर थे, तो उसमें से 65,000 लोग जो थे वो संघ के कार्यकर्ता थे, जो आंदोलन से या अरेस्ट करके वहां गए थे। तो ऑलमोस्ट 40-50% जो टोटल डिटर्नीज थे, वो 40% जो थे वो संघ से जुड़े हुए लोग थे, जो जिनको अरेस्ट किया गया या जो सत्याग्रह करके गए। तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि इतने भयानक मतलब राजेश जी, क्रूरता। मैं एक थोड़ा सा आपको बस एक मैं जानकारी आपके उसके साथ ही ऐड कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए, कि उस समय चूंकि जनता जो भारतीय प्रेस थी उसके ऊपर सेंसरशिप थी, तो उस तरीके से पूरी जानकारियां नहीं आ रही थी, बहुत ही कम आ रही थी। इनफैक्ट अडवाणी जी ने अपनी पुस्तक द बिजनेस स्क्रैप बुक में लिखा भी है कि जर्नलिस्ट मीडिया की ये हालत हो गई थी व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड दे वर रेडी टू क्रॉल। तो उन्हें झुकने के लिए हाँ, कहा था और वो रेंग रहे थे। तो हाँ। बहरहाल स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस, इन दो अखबारों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके हम्म। अलावा किसी और का बहुत ज्यादा रिसर्च, बट फॉरेन मीडिया ने बहुत अच्छी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की। और अच्छा। फॉरेन मीडिया ने ये बात जो है, मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत आलेख अभी हाल ही में लिखा था, तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर लूंगा। और फॉरेन इकोनॉमिस्ट, गार्जियन, इन सब लोगों ने, जो फॉरेन मीडिया था, इन्होंने जो रिपोर्टिंग की उसमें इन्होंने ये लिखा है बाकायदा, बार बार लिखा है कि आंदोलन में जो है, अगर ये आंदोलन चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से चल रहा है। द शॉक ट्रूप्स बेसिकली जो है वो सारे के सारे संघ के हैं। और इंदिरा गांधी की सरकार परेशान है पूरी तरह से कि वो जितना क्रैकडाउन करती जा रही है वो उतनी तेजी से आंदोलन को बढ़ाते जा रहे हैं। और उसमें जो आपने बात कही, उनका तो ये कहना था कि बेसिकली कि ऑलमोस्ट जब आंदोलन बाय मिडवे पहुंचा, इनिशियल कुछ महीनों में जो बाकी की अपोजिशन पार्टियां थी उनके भी कार्यकर्ता थे, लेकिन जब कुछ महीने हो गए तो वो फिजल आउट हो गया और उसके बाद पूरी तरह से बेसिकली संघ का हाँ, जो है हाथ में था। और 80% ऑफ द प्रिजनर्स बेसिकली देवर फ्रॉम देवर द संघ कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता थे। ये फॉरेन मीडिया कहना है, मैं उसका लिंक शेयर कर लूंगा जो है। तो राजेश जी, जी प्लीज। एक बात मैं आप ही की उसमें ऐड करना चाहूंगा। कल ही दत्ता जी ने बताया कि जैसे कि सरकार का काम तो हायरार्की से चलता है ना, ऊपर अधिकारी, नीचे अधिकारी, 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 अधिकारी। तो उस कारण से उसका उसको 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 कंट्रोल करना, या जहाँ हायरार्की होगी वहां पे कंट्रोल करना आसान होगा। तो उन्होंने बताया कि जो संघ था वो तो बिना हायरार्की के भी चल सकता है। यहाँ पर जो सबसे नीचे का कार्यकर्ता और सबसे ऊंचे का कार्यकर्ता जो है, हायरार्की तो है ही नहीं, सब जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो हायरार्की का ना होना जो था वो संघ के काफी लाभ में रहा। इस कारण से जो संघ की पूरा का पूरा आंदोलन था, सत्याग्रह था, कम्युनिकेशन था, वो इतना अच्छी तरह से काम करता रहा कि इतने सारे लोग और इतना सारा प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ा। तो ये संघ की एक वर्किंग के बारे में भी, संघ के कार्यकर्ता, संघ के जो अधिकारी उस वक्त इतना स्टैंड लेने की स्थिति में थे, मानसिक तौर पर इससे दृढ़ थे। और संघ की वर्किंग जिसमें नॉन हायरार्किकल था, हायरार्की नहीं होती थी, ये सारा उन्होंने मिलकर एक काम किया। वो आगे कभी चर्चा में आएंगे। अभी हम इसी पे आते हैं कि भाई उसके बाद इमरजेंसी लग गई, धीरे धीरे उसकी बात में चर्चा होती रहेगी। साथ में एक 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाई गई पार्लियामेंट के अंदर। ये क्या थी 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अब यह था कि प्रधानमंत्री का चुनाव सेटिस्फाइड किया गया था। इंदिरा गांधी का चुनाव किया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी चूंकि प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री का चुनाव सेटिस्फाइड कर दिया गया।
तो उसके बाद 39 अमेंडमेंट आई। उस वक्त तो कंप्लाइंट, क्योंकि सब लोग तो जेलों में थे, और सब लोग जेलों में नहीं भी होते, और अगर वहां पे पार्लियामेंट में होते तो भी कांग्रेस की इतनी जबरदस्त मेजोरिटी थी कि उसका कोई कारण नहीं था अपोज करने का। तो 39 अमेंडमेंट लाई गई, जिसके अंदर ये तय किया गया कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, इट वुड बी बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी। मतलब उसको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर पाओगे, आप प्रधानमंत्री के चुनाव को चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, मतलब पिछली तारीख से तय हो पिछली गया। तारीख से वो कर दिया। हाँ, तो उस कारण से जो जजमेंट थी, हमने उस दिन सक्सेना जी की जजमेंट के बारे में बात की, तो वो जजमेंट भी खत्म हो। तो इस तरह से जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज हो गई। जो घटना नहीं घटनी चाहिए थी वो घट गई। जो प्रजातंत्र में जो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात केशवानंद भारती की अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, केशवानंद भारती ने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब जो जुडिशरी का शक्ति है कि कुछ सरकार के तौर पे कोई नियमों का उल्लंघन हो, वो शक्ति कोई भी ले नहीं सकता। तो ये जो राजा रानी के केस में तो जुडिशरी ने अपना जुडिशियल रिव्यू किया ना, उन्होंने बोला कि आपने उल्लंघन किया नियमों का, आपका चुनाव सेट असाइड कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी तभी तो सेट असाइड किया। तो केशवानंद भारती जो बोलता है बेसिक स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर उठा के डाल दिया कूड़े के अंदर, और बोला कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी कुछ भी फैसला कर सकती है, पर इन मामलों में जुडिशरी फैसला नहीं कर पाएगी। तो पहला चैलेंज टू दी बेसिक स्ट्रक्चर जो था, वो इमरजेंसी की 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आया। जबकि हाई कोर्ट का फैसला मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली वो निरस्त कर दिया गया। सरकार ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो भी एक तरह से निरस्त हो गया। तो फिर फायदा क्या था हाई कोर्ट को बिठाने का और सुप्रीम कोर्ट बिठाने का? फिर जुडिशरी का फायदा क्या है? क्या फर्क था भारतवर्ष में और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में? क्या फर्क था भारतवर्ष में और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी में? जैसे कहा जाता था कि जज को बोलते थे सुप्रीम कोर्ट वालों को कि वो सुबह सुबह कोर्ट पहुंचा तो उसको बोला कि कल हमने, आपकी एज तो 62 साल है, कल कानून पास कर दिया कि अब से सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र जो है 60 साल होगी, और ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, आप घर जाओ। ये हुआ है। ये बांग्लादेश में भी और ऐसी बातें वहां पे हुई कि भाई जुडिशरी, फिर वो डिरेल हो गई ना। तो डिरेलमेंट का जो पहला प्रोसेस है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 39 जो आया, तो उसके साथ पहली बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोला आप होगे जज अपने घर के अंदर, हम आपसे बड़े हैं, और हम आपको कभी भी आपके फैसलों को निरस्त कर सकते हैं। अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब की भी कल स्टेटमेंट आई है ना, जिसमें उन्होंने बोला कि संसद और संविधान के अंदर बीच में संविधान प्रमुख है। तो इस वक्त ये बात हुई जब संविधान को साइड में लगा दिया गया और संसद ने संविधान की जो मूल मूल धारा थी, बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके बारे में भी उन्होंने अलग से उसको सेट असाइड कर दिया। ये एक चीज 39 अमेंडमेंट के साथ आई जो कि जिसने इम्पैक्ट डाला। तो राजेश जी, अब ये 39th अमेंडमेंट हो गया तो, और फंडामेंटल राइट्स भी जो है उसके ऊपर भी आप बताएंगे कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा जो है इस पूरे दौरान हुआ 1976, 1976 की बात है ये 75 में इमरजेंसी लगी तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। इसको एडीएम जबलपुर वर्सेस शिव शुक्ला जो का ये, शिवकांत शुक्ला, शिवकांत हाँ, शुक्ला। शिवकांत शुक्ला, तो हाँ। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला ये एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। और जो भी लोग भारतीय संविधान या कानून के बारे में या हमारी इवन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी बात करना चाहते हैं, और खासकर अगर आपातकाल की बात करें तो इस मामले के बारे में बात किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। तो आप थोड़ा सा बताइए क्या मामला एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाला मामला था, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, देखिए, क्या हमारा मूल implications अधिकार, थे? हाँ, हमारा मूल अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, जो हमारे राइट टू लाइफ है 21 के अंदर, कि जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, कुछ भी कहने का अधिकार। अब जब इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको इन अबेस कर दिया, और बोला कि इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में चैलेंज करने के लिए आप जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्टों में नहीं जा पाओगे। तो ये अपने आप में 75 से पहले नहीं हुआ था। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि 75 की जो ये मुकदमा हुआ सक्सेना जी, जस्टिस सक्सेना वाला, और उसके बाद की प्रक्रिया, तो उन्होंने स्मूथनेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को डिसरप्ट किया। जस्टिस और सिन्हा वाला, जगमोहन लाल सिन्हा वाला। जगमोहन सिन्हा वाला जो फैसला, राजनारायण जी वाला फैसला है, क्योंकि
तभी तक कोई भी किसी को कोई कष्ट हुआ वो हाई कोर्ट में आ जाता था। फ्रीडम ऑफ, तो अच्छे मुकदमे आ रहे थे ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे मुकदमे आ रहे थे, राइट टू लाइफ के बारे में अच्छे मुकदमे आ रहे थे। तो ये नो नो हाई कोर्ट्स में अलग अलग फैसले आए थे जिसमें उन्होंने बोला कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हो तो राइट टू लाइफ का हिस्सा है ये, आप ये नहीं ले सकते हो। तो सारे मुकदमे घूमते घामते जो थे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और जिसको फाइल करने वाले थे एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर, और सामने वाला था शिवकांत शुक्ला। कई मुकदमे थे, ये फैसला इस नाम से मशहूर हुआ। अब इस फैसले में क्या खास बात थी, ये फैसला क्यों याद किया जाता है? तो एक हमारा आर्टिकल 21 के अंदर, राइट 21 में राइट आता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, लिबर्टी स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो वो तो लिबर्टी के ऊपर ही सब कुछ चलता है। तो हमारे लिए ये कंसेप्ट थोड़े नए थे, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम। जैसे अभी हम अम्बेडकर के बारे में भी पॉडकास्ट कर चुके हैं। तो अम्बेडकर जी ने पहले इक्वेलिटी को लाया, कई संविधानों में पहले फ्रीडम है, वो इक्वेलिटी को लाए, फिर फ्रीडम को लाए। तो ये लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे कंसेप्ट थोड़े, मतलब हमारी महान संस्कृति में तो वो हमेशा रहे ही हैं। लेकिन जब हम अंग्रेजों के दौरान रहे, उससे पहले हमारा मुगलों का राज भी रहा, तो उस वक्त तो ये कंसेप्ट ही नहीं होते थे, फ्रीडम भी नहीं होता था, लिबर्टी भी नहीं होती थी, ये सब चीजें कहीं सुनाई थी। अंग्रेजों के वक्त वो कुछ कुछ चीजें जो कि यूरोप में वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो वो कानून लाए, तो उस कानूनों के तरह थोड़ा थोड़ा हुआ कि किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो उस पर मुकदमा चलेगा, बिना मुकदमा चले सजा नहीं होगी। ये चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई। अब इमरजेंसी के अंदर ये हुआ कि राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी। तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी लग गई है तो राइट टू लाइफ भी सस्पेंड हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी, तो डे की, हम कल डेरेन डे की बात बता रहे थे जो अटॉर्नी जनरल था, तो कोर्ट ने पूछा, लोगों ने, वकीलों ने बात की कि ऐसा क्या हो सकता है कि कोई किसी को गोली मार दे, पुलिस वाला, पुलिस वाला अरुण आनंद की उसको पसंद नहीं आ रही उसकी बातें या उसकी आंखें, और वो उसको गोली मार दे। तो क्या अरुण अरुण आनंद के जो बाकी लोग बचे हुए हैं, क्षमा करूंगा नाम ले रहा हूं, कि वो क्या कोर्ट में आ सकते हैं कि इन्होंने गोली मार दी है? तो उन्होंने कोर्ट को बताया, सॉरी, मैं क्षमा के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगर इमरजेंसी है तो पुलिस वाले को भारतीय नागरिक को गोली मारने का अधिकार है, और भारतीय नागरिक कोर्ट कचहरी में नहीं जा पाएगा। ये किसी प्रजातंत्र में तो आज तक हुआ ही नहीं ना, और एक भारतीय जैसे प्रजातंत्र में तो कभी सुना ही नहीं था। ऐसी बात कहना अपने आप में एक इतना ज्यादा अट्रोशियस था, इतना ज्यादा गलत था, और इस बात को इतना ज्यादा, मतलब बेशर्म होके कोर्ट के अंदर बताया गया। और एक आम नागरिक तो सोचेगा ना कि क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं कि अगर हम मार भी दें किसी को, आप कोर्ट में नहीं आ सकते। तो हम सब सोचे कि जज साहब बोलेंगे, क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसा हो सकता है कि भारत का नागरिक जिसने संविधान बनाया है, भारत का नागरिक जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, भारत का नागरिक जिसने हमें जज बनाया है, अगर उसको कोई मारता है, उसकी लाइफ लेता है या उसको अरेस्ट में डालता है, तो वो कोर्ट कचहरी नहीं आ पाएगा? ऐसी बेकार की बात है, ये बकवास है, ये बेहूदी बात है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक स्वाभाविक अपेक्षा है भारतीय नागरिक की, होनी चाहिए थी, हुई होगी, रही होगी। पर जिसे कहते हैं ना कि अभी आपने बोला पत्रकारों को, उन्होंने बोला कि आप झुक जाओ और वो रेंगने लगे, तो सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे जो झुक गए और रेंगने लगे थे। आपको जानकर बहुत ही कष्ट और दुख होगा कि इस मुकदमे में 4 जजेस थे। मैं नाम लेना चाहूंगा। जजेस का नाम था जस्टिस राय, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भगवती। 5 जजेस की बेंच थी जो संवैधानिक मामला था उसको तय कर रहे थे। और पांचवे थे इसमें जस्टिस खन्ना। तो जैसे हम सोचेंगे कि कैसे पांचों के पांचों बोलेंगे, क्या बेकार बकवास की बात है। तो 5 में से 4 जजेस, फिर से नाम लेता हूं, जस्टिस राय, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भगवती, उन्होंने बोला नहीं, सरकार की बात बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इवन इफ ए पर्सन वाज रॉन्गफुली डिटेन्ड और टॉर्चर्ड, दे हैड नो लीगल रिकोर्स, द कोर्ट अपहेल्ड द सस्पेंशन ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? अगर किसी को अरेस्ट हो गया विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ लॉ, तो हम कोर्ट में जाके बोलते थे कि इसको बोलो सरकार को कि इसको प्रोड्यूस करे। तो अगर लॉ के हिसाब से किसी को अरेस्ट नहीं किया, तो हेबियस कॉर्पस में आप कोर्ट नहीं आ सकते। मतलब किसी को जेल में डाला या नहीं डाला,
किसी को डिसअपियर कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो मतलब सारा संविधान, सारी स्वतंत्रता, सारी जो थी राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, सबके सब सरकार के एजेंसीज ने, पुलिस वालों ने, इंटेलिजेंस वालों ने वो तो खत्म किए, वो तो करते ही हैं। दुख की बात होती है, मतलब ये मुझे मालूम नहीं कि मैं इस बात को कह रहा हूं तो आप उसको कैसे लेंगे या हमारे दर्शक कैसे लेंगे, कि भारत में तो ये माना जाता है कि जो हमारी सरकार कह रही है वो तो ठीक ही कह रही है, और जो हमारी जुडिशरी कह रही है वो तो ठीक ही कह रही है। और हम जो है नागरिक के तौर पर अपने आप को इतना सशक्त कभी बना ही नहीं पाते हैं कि हम इसकी घोषणा कर दें कि अब हमारे सामने, हमारी स्वतंत्रता के सामने, हमारी लिबर्टी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं, आप सब हमारे प्रोडक्ट हो, आप हमारे को चैलेंज नहीं कर सकते, हम आपको चैलेंज कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिक अपने आप को कभी भी उस स्थिति तक, उस लेवल तक ले जाने की स्थिति में आता नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। ये 1975 में भी ऐसा हो रहा था, और अभी भी जब भी कहीं भी जाएंगे आप तो नागरिक हमारा थोड़ा दबा दबा सा रहता है, थोड़ा डरा डरा सा रहता है। मुझे मालूम नहीं कि वो ये एक्चुअली मुझे हमारी। लगता है कि हमारा टोटल जो पूरा एजुकेशन का, जिससे हमारा जो इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड या थॉट प्रोसेस को जो इन्फ्लुएंस करता है, वो एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, यस। जिसमें कि राजा बनाम प्रजा। प्रजा। इसका मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण देखता हूँ राजेश जी, कि आज भी जो है वो सिविल सर्विसेज की 700-800 सीटों के लिए जो है जितने लाखों लोग जा रहे हैं, बिकॉज आज भी जो डीएम है जो बनता है, उसके पास जो पावर है, जो सरकारी अधिकारी, आईएएस अधिकारियों के पास या उसमें सरकारी अमले के पास जो पावर है, कि अगर उन्होंने तय कर लिया, और खासकर पुलिस के पास जो है, तो और मुझे ध्यान है कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही एक जजमेंट था, उसमें एक बड़ा अच्छा कमेंट उनका था, जो है मतलब ये, इसको भी पता नहीं कैसे लेंगे दर्शक, कि ये एक त्यागी जो है वो केस में हुआ था, जो एक क्रिमिनल थे वेस्टर्न यूपी के, तो उनके परिवार के लोगों पर कोई पुलिस वालों ने टॉर्चर किया था जो है कैप्चर करने के लिए, मोटा मोटा ये केस। तो उसमें उन्होंने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस इस देश का सबसे संगठित गिरोह है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर है ना? राइट। तो हाँ मतलब अच्छा पक्ष भी है, खराब पक्ष भी है, पर ये एब्सोल्यूट पावर देने वाली बात हो गई। और सबसे बड़ी बात है जुडिशरी ने, और जहां तक मुझे ध्यान है, राजेश जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती, ये दोनों बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। हाँ, क्यों नहीं। उनके बारे में तो मेरे को ध्यान में आता है, बाकी दो जजेस का और मुझे। अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे उनके बेटे ही हैं, इनके पिताजी ही हाँ। पहले चीफ जस्टिस रहे। हम्म। हाँ, तो ये है कि तो मतलब। अब मुझे आप जस्टिस खन्ना के बारे के डिसेंट के बारे हाँ, में बताइए। सवाल है कि द लोन वॉरियर। सवाल है कि सारे के सारे झुक गए क्या? पूरी सुप्रीम कोर्ट 5 में से 4 जजेस तो गए, तो क्या ऐसा था कि कोई भी नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है? मैं एक ऐतिहासिक संदर्भ मेरे दिमाग में आ रहा है, आपकी अनुमति हो तो मैं बोल दूं। मतलब जैसे ना कि कोई कोई नहीं बोला बोलिए तो बोलिए। कौन बोला? हाँ, तो हमें याद होगा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों के मुकदमा चल रहा था। तो उस वक्त वो मुकदमा चल रहा था बिना मुकदमे के। देखिए, औरंगजेब के टाइम पे भी गुरु के बच्चों को जब सजा दे दी जा रही थी तो मुकदमा चला था, और यहाँ पर आकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुकदमा नहीं चलेगा। तो उस वक्त जब सजा दी गई और बच्चों को चुनवाया गया, मतलब मारने की सजा दे दी गई, तो गुरु साहब ने पूछा कि इतने सारे लोग वहां बैठे हुए थे तो किसी ने नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है? तो उसने बोला कि हाँ, जो मलेरकोटला का वो था नवाब, उसने बोला कि ये गलत हो रहा है। तो उसको नाम दिया हक दा नारा। सही बात करी उसने। तो आपको याद होगा कि पंजाब में अभी भी मलेरकोटला के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी बड़ी है। वहाँ के गुरुद्वारे का नाम भी हक दा नारा है। और पूरा जो ये संघर्ष है सिखों और उसके बीच में, तो एक हक दा नारा, एक उसने ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत हो रहा है। तो उसके ऊपर हमारा बड़ा गुरुद्वारा भी है। सिख इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि गलत का किसी ने जब सामना नहीं किया तो गुरु साहब ने बोला कोई नहीं बोला, तो बोला हाँ एक बोला था, मलेरकोटला का नवाब। तो सिख इतिहास में अभी भी है, तो एक बोला था मलेरकोटला का नवाब। और मैं थोड़ा सा इसका पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मलेरकोटला का नवाब था, एक एच आर खन्ना थे, जस्टिस एच आर खन्ना, जिनके भतीजे अभी संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने रिसेंटली। तो यही थे लॉन डिसेंटर थे। इन्होंने डिसएग्री किया करेजियसली, और उन्होंने बोला इवन इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 21 द स्टेट हैज नो पावर
टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर आपने 21 सस्पेंड भी कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन वो जो चैप्टर है जहाँ संवैधानिक अधिकार है, तो आपने उसको कर भी दिया तो भी, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट है लिबर्टी का और फ्रीडम का। तो फिर से बोलता हूँ, इवन इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 21, अगर 21 है भी नहीं, द स्टेट हैज नो पावर टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, जबकि बाकी सब जजेस ने बोल दिया अथॉरिटी ऑफ लॉ की जरूरत ही नहीं है ना सर। एक बंदे ने या एक बंदी ने बोला कि ये लग गया, आपका सस्पेंड हो गया, तो बाढ़ में गया सब कुछ, सब मामला खत्म हो जाएगा। अब जस्टिस खन्ना के साथ हुआ, लेकिन जस्टिस खन्ना तो चीफ जस्टिस बनने वाला है। तो फिर चूंकि इमरजेंसी चल रही थी तो कुछ भी हो सकता था ना। तो उन्होंने जो मान्यता थी कि सबसे सीनियर बंदा जज बनेगा, उनको सुपरसीड किया गया। और लेकिन वो चीफ जस्टिस तो नहीं बन गए, लेकिन वो हीरो बन गए। ही कुडंट बिकम द चीफ जस्टिस, बट ही एस्टैब्लिश द जस्ट। उन्होंने न्याय की स्थापना की। ऐसा बोला जाता है कि वो चीफ जस्टिस तो नहीं बने, चीफ जस्टिस का तो जस्टिस वाला वो नहीं, जस्टिस नहीं बना, पर वो जस्ट न्याय उन्होंने किया। तो ऐसे करके वो फैसला उस वक्त उन्होंने किया। तो सब लोग एडीएम जबलपुर को इसलिए नहीं याद करते कि वो 4 जजेस कौन से महान थे जिन्होंने बोला कि लिबर्टी तो कोई लिबर्टी नहीं है, जीवन तो जीवन ही नहीं है। तो उनको कोई याद नहीं करता। ये तो मैंने आपको नाम बोल दिया, मैंने नाम बोले ताकि आपको पता चले हाँ कौन बिल्कुल, महान लोग जो थे। है दीज पीपल हाँ, शुड बी नेम्ड। ही शुड बी नेम्ड। तो जिन्होंने ऐसा कमाल किया। और उसके बाद ये जो जजमेंट थी एडीएम जबलपुर वाली, बाद में वो सेटिस्फाइड भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के लास्ट जजमेंट ने बोला कि ये गलत गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ थी। और इसलिए जस्टिस जो खन्ना की जो डाइसेंट थी, इसको बोलते हैं कि इंडिया मोस्ट पावरफुल जुडिशियल कंसाइंस, सबसे जबरदस्त जुडिशियल जो थी अवधारणा स्थापित की जस्टिस खन्ना की एक जजमेंट ने की। उसका हिस्सा बड़ा अच्छा है, हम चाहेंगे कि जो डिसेंटिंग का जजमेंट है इसके साथ लगना चाहिए। और तो ये हम स्थिति हुई। इसके लिंक शेयर कर लेंगे जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हमने देखा कि जो था, मतलब जुडिशरी की इनएबिलिटी थी या अनविलिंगनेस थी, कि जो एग्जीक्यूटिव का अब्यूज था, ये हमने पहली बार देखा कि इनएबिलिटी तो नहीं थी, पर कहीं पे जाकर अनविलिंगनेस भी हो गई। और कोर्ट ने जो था ये सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, ये सब कर दिए। एक भारतीय जुडिशरी की जो इमेज तब तक अच्छी बन रही थी, बहुत शानदार तरीके से बनती आ रही थी, तो सारी की सारी जो इमेज थी वो सारी की सारी टार्निश कर दी गई, उसको 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 खराब कर दिया। तो एक फैसले ने, जैसे क्या होता है ना कि कोई एक, आप 100 अच्छे फैसले करोगे और जुडिशरी का नाम स्थापित करोगे दुनिया के अंदर, एक फैसला गलत करोगे तो हमेशा वही याद किया जाएगा। आज 50 साल के बाद हम कोई और मुकदमा डिस्कस नहीं कर रहे, हम जबलपुर का केस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उस जबलपुर ने पूरा का पूरा, सारा का सारा जो जुडिशरी की अच्छा इंप्रेशन था। और ये बड़े बड़े महान जजेस थे, भगवती साहब हो गए, इन सब ने बहुत बढ़िया बढ़िया जजमेंट लिखी, उन्होंने पूरा इतिहास का क्रम बदला। लेकिन उन्होंने ये काम भी किया, तो हम उनके अच्छे कामों को भी याद करते हैं, हम उनके इन इन कामों को बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं। और ये ला और ये प्रक्रिया थोड़ी और आगे जाने के बाद, मैंने कहा गांधी के मुकदमे के बाद जो है वो थोड़ा सा स्थिति ईज आउट हुई। लेकिन जो चेहरे पे, जुडिशरी के चेहरे पर एक जो निशान आ गए थे, स्कार्स जो आ गए थे ना, और इमोर्टल वुंड्स जिसको बोलेंगे, कि भाई वो ऐसे ऐसा ऐसा जुडिशरी के चेहरे के ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया था, वो कभी ठीक ही नहीं होगा। तो जैसे हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कि इमरजेंसी टॉट अस दैट इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नॉट बाय लॉ अलोन बट बाय द करेज एंड कैरेक्टर। तो लॉ तो वही था भाई, तो करेज एंड कैरेक्टर नहीं था। ये करेज एंड कैरेक्टर खन्ना साहब ने बताया कि मेरे पास है। बाकी सब महान जजेस ने बोला कि नहीं, हमारे पास तो करेज भी नहीं है और हमारे पास वैसा करेक्ट, उस संदर्भों में तो बोला ही बोला। तो इसलिए फिर जब ये जजमेंट भी आ गई तो फिर तो क्रूरता का मतलब एक तूफान आंधी कुछ भी बोलते रहो, कोई भी किसी को कुछ भी उठाकर कहीं भी डाल दे, कोई मतलब ही नहीं ना। एक जिसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया। जिसको जिससे तो दुश्मनियां वो निकाल ली। वो बोल दे कि ये तो आरएसएस का बंदा है तो उसको उठा के अंदर कर दे। वो आरएसएस का ही लोगों के करियर खराब हो गए। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनकी नौकरियां छूट गई। छोटी मोटी नौकरी करते थे, उठा के ले गए, परिवार भूखे मर गए।
तो ऐसा करके देश के अंदर एक बड़ा माहौल बना, दुनिया भर के अंदर देश की छवि खराब हुई। मैंने बता रहा था कि तब तक इंडियन डेमोक्रेसी बहुत महान डेमोक्रेसी मानी जाती थी। पहला ब्लॉट ऑफ द फेस ऑफ डेमोक्रेसी वो इमरजेंसी के साथ आया, इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। तो राजेश जी, आज की चर्चा जो है वो यहीं पर अभी रोकते हैं। और क्योंकि अब अगले एपिसोड में हम लोग संसद में कौन कौन से संविधान में संशोधन किए गए उसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है वो एक एपिसोड हम लोग शाह कमीशन की रिपोर्ट पर भी जो है वो करेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल। तो अगले दो एपिसोड्स का भी आप इंतजार कीजिए। और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे सभी से आग्रह है कि एक किताब बहुत अच्छी है जो आपको इमरजेंसी का ब्लो बाय ब्लो फर्स्ट हैंड अकाउंट देगी। के आर मलकानी, मैंने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी, के आर मलकानी जी की किताब है द मिडनाइट नॉक। उसको आप पढ़िए। तो बहुत सारी जो आपको क्योंकि मलकानी जी खुद बताया, जैसे राजेश जी ने भी, हमने भी पहले चर्चा की थी, was the first person to arrest and the last person to get released। सबसे पहले गिरफ्तार ओके। हुए थे, सबसे अंत में भी रिहा हुए थे। ये भी एक मतलब वो है उनका। और उस दौरान, पूरे दौरान, और चूंकि वो एक कितने वरिष्ठ पत्रकार थे, तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, बहुत सारी फर्स्ट हैंड चीजें हैं उसके अंदर जो है, एनिक्डोटल चीजें हैं, तो वो आप पढ़ें। अवेलेबल है किताब, 1980 में छपी थी वैसे ये किताब जो है, तो ताजा ताजा उनकी मेमोरी भी थी उस समय। तो इसलिए अगर आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो जैसे मैंने कहा, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न है आपके, कोई फीडबैक है, कोई जानकारी आप इस विषय में और चाहते हैं, तो वो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। राजेश जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय शुक्रिया। निकाला और बड़े रोचक आपने तरीके से अ, बताया। यादों को पूरा, जिसे कहते हैं कि है तो ये घावों को कुरेदने जैसा, लेकिन ये ऐसा घावों को कुरेदने जैसा है जो बड़ा राहत सा देता है, क्योंकि आप ऐसे घाव कुरेद रहे हैं जो कि होने नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।